हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे आज हम लोग बीएससी मैथ्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें हमने मैट्रिक्स की डिफिनेशन जानी और उसके कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में जाने। जो हमारा कुछ रह गया है, जो हमारे प्रकार मैट्रिक्स के जो हमारे कुछ प्रकार रह गए हैं, वो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने कल के लेक्चर में 11 प्रकार की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि 11 प्रकार की कितनी सारणियाँ अवयव हमारे कितने हैं, कितने प्रकार के अवयव होते हैं 11। तो आज 12वें प्रकार पे हम लोग आ रहे हैं, जो हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। When any matrix in row changes to column and column changes to rows is called the transpose of a matrix. It is denoted by a dex or a की पावर t की तरह इसको डिनोट कर सकते हैं। a ट्रांसपोज इसको कह सकते हैं, a ट्रांसपोज। तो फॉर एग्जांपल में आपको समझ में ही आ गया होगा कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम लोग कोई ए मैट्रिक्स आपको मान लीजिए दी गई है, उसके रो उसको कॉलम्स में चेंज करें और उसके कॉलम्स को रोज में चेंज करें तो हमारा क्या मिलता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा मिलता है, जिसको हम लोग ए डेक्स या ए ट्रांसपोज से व्यक्त कर सकते हैं। जो अगर मान लीजिए हमको कोई एग्जांपल दिया गया है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ए डेक्स और ए ट्रांसपोज कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसके रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे। ये हमारा जो दिया गया है रोज़ हमारा जो है ये रो, इसको हम लोग कॉलम में बना देंगे और ये कॉलम जो हम लोग के दिए हैं ये रो में हो जाएंगे। तो ये हमारे कॉलम जो पहला कॉलम है वो पहला रो बन जाएगा 2 5 2 3 8 और ये 5 0 4 4 1 6। इस प्रकार से जो हमारा कॉलम था रो में बदल गया। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा फाइंड हो गया कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हमारा 13वां है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके डिफिनेशंस में मैक्सिमम 80% डिफिनेशंस में स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal matrix if A transpose dot A, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ A एंड A का जो गुणन, जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा, जो गुणनफल है वो बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के, तो हमारा ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और वो स्वयं मैट्रिक्स का हमारा जो डॉट गुणनफल है, जो हमारा गुणनफल दोनों का है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ जाए तो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारा यहाँ पे आई क्या है वही यहाँ पे बताएं हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ये इस तरीके से उसको जानते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बुक्स में दिया गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ ए डैश एंड बी डैश या ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है, उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर ए का हम लोग एक बार ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और उसी का दोबारा से फिर से ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हमारा उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। और देखिए अगर दो मैट्रिक्स का अगर सम है, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो उस मैट्रिक्स का अलग अलग से जो ट्रांसपोज निकाल के उसका सम किया जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं। इसमें आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स का एक साथ जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकालें और अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के उसको जोड़ें तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर कोई हमारा मैट्रिक्स दिया गया है ए, जिसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के भी उसके साथ है, तो उसका ट्रांसपोज उसके के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अगर कोई हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए डॉट बी का, उसके गुणन में दिया गया है ट्रांसपोज निकाल के, तो उसका बी डॉट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब उसका हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो वो हमारा बी ए का बारी बारी जो बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज है, इस प्रकार से हम लोग इक्वेट करके बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिवर्सिबल लॉ कहलाता है। जो हमारा रिवर्सिबल मतलब ए बी था तो बी ए हो गया, यही हमारा रिवर्सिबल लॉ कहलाता है ट्रांसपोज का।
तो ए बी बीइंग द कन्फर्मेबल एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस लॉ इज कॉल्ड रिवर्सिबल। यही बताया गया है कि इसमें वही रिवर्सिबल लॉ इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आगे देखते हैं क्या है, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारे थ्योरम्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि इफ़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज ए इक्वल, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो देखते हैं कि ये प्रूफ करके बताया गया है कि कैसे होता है। तो इफ़ हमने मान लिया कि अगर कोई ए का ट्रांसपोज और ए का होल ट्रांसपोज का ए का ट्रांसपोज एंड उसका जो डॉट ए है उसका अगर डिटर्मिनेंट लें तो वो दोनों साइड का, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया गया है कि अगर यहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट ए बी, तो होल डिटर्मिनेंट अगर उसका लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है ये। तो इसी प्रकार से इसमें भी लिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए एंड ए का, और दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लिया गया तो यहाँ पे अलग अलग से डिटर्मिनेंट हो गया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा अलग से अगर किसी का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो हमारा डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो वो हमारा डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। तो उसी वजह से देखिए यहाँ पे दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिए गए हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो गया, ये बराबर एक के 1 के इक्वल हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया, प्लस माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसलिए ये हमारा इन्वर्सिबल, ए इज़ इन्वर्सिबल, सो इज़ ए ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल आई के इक्वल है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा इन्वर्सिबल है, तो हमारा इन्वर्सिबल हो गया। इसलिए सो देन ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो गया, जो हमको हमारा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो दस ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आल्सो रिटेन एज ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल, जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के है। इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो गया, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको ये। तो आगे देखते हैं कि जो हमारा अगला थ्योरम है वो क्या कहता है कि इसमें प्रूफ करना है कि इफ़ ए बी एन रोज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारा कोई भी ए बी मैट्रिक्स है एन रोज में ऑर्थोगोनल है तो हमें ये दिखाना है कि ए बी और बी ये दोनों हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो सिंस यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी का जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए डॉट डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी का डिटर्मिनेंट अगर आप लें तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ए बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने पिछली कक्षा में आपने मतलब पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि अगर ए बी नॉट इक्वल टू 0 है तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इस प्रकार आगे देखते हैं। नाउ ए बी का ट्रांसपोज निकालें तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज वो रिवर्सिबल लॉ के द्वारा ये हो गया। तो अगर हम लोग दोनों साइड ए बी लें तो ए बी का ट्रांसपोज और ए बी और बी का जो हमारा रिवर्सिबल लॉ के अनुसार ये लिखा गया है, और बाकी ए बी हम लोग ने दोनों साइड लिया है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट खोल के लिखे तो ए डैक्स और ए यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, और ये बी का डैक्स यहाँ पे और बी यहाँ पे है। तो ए डैक्स ए हम जानते हैं कि बराबर आई के होता है, तो हमने आई लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, बी और बी डैक्स और बी बचा, तो बी डैक्स बी का भी हम जानते हैं, चूँकि ये हमको क्या दर्शाना है, ऑर्थोगोनल दर्शाना है, इसलिए ए डैक्स ए बराबर आई, बी डैक्स बी बराबर आई। ये तो हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का गुणनफल हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसलिए हमारा ये प्रूफ हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी जो कि इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो इसलिए ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो दूसरे तरीके से क्या है यहाँ पे दिया गया, अगेन ए इज़ द ऑर्थोगोनल
ए डैश ए इक्वल आई। यहाँ से देखिए, यहाँ से है दूसरे थ्योरम्स का ये यहाँ पे लिखे हैं हम। तो देखिए आप दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज एंड ए का इन्वर्स जो है आर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो प्रूफ में हमको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये हम जानते हैं, वही हमको प्रूफ करना है। तो ए अगर हम लोग बोथ साइड इसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या हमको मिलेगा, ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ए का ट्रांसपोज का होल और ए का ट्रांसपोज इक्वल आई क्या आ गया, तो ए का ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमारा ये प्रूफ हो गया। और ये दूसरा जो दिया गया है ए इन्वर्स के लिए, तो अगेन ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ए का ट्रांसपोज ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के है। तो अगर दोनों साइड का हम लोग लें इन्वर्स ले, दोनों साइड का इन्वर्स लें, तो ए का इन्वर्स, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो गया। ए का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये दोनों देखिए, ये याद रखने वाली बात है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल का ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये इक्वल दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मिल गया, ए का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो गया। सो ए इन्वर्स इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आगे देखिए 14वां हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगला एक फॉर्म है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि देन एनी मैट्रिक्स ए इज द विच कॉम्प्लेक्स वैल्यू इज फाइंड वैल्यू देन इज मैट्रिक्स इज, सॉरी यहाँ पे मैं आ गया then any matrix A is a which complex value is find the conjugate matrix। कहने का क्या मतलब है, अगर एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक हमको मैट्रिक्स दिया गया है, उसके कॉम्प्लेक्स वैल्यू का, उसके कॉम्प्लेक्स वैल्यू का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लोग इस प्रकार से फाइंड करेंगे, देन साइन इज चेंज, यदि उसका हम लोग साइन चेंज कर दें। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि किसी एनी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए का हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यू का, उसके कॉम्प्लेक्स वैल्यू का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, देन साइन इज चेंज। अगर उसका हम लोग साइन चेंज कर दे तो उसका हम लोग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाएगा। ओनली कॉम्प्लेक्स वैल्यू देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इस प्रकार की मैट्रिक्स जो बनती है वो हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए। इसको हम लोग ए बार जो हमारा ये है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल से आप कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे इसका साइन चेंज करके हम लोग इसका कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो ए अगर हम लोग को कोई एग्जाम्पल दिया गया है 1 + 2i 3i 5 माइनस का 3i 2 7 और 7 प्लस का 3i 2 प्लस का 5 7 प्लस का 3i, जो हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हम लोग ए कॉन्जुगेट ए कैसे निकालेंगे। इसका कॉन्जुगेट ए हम लोग निकालेंगे क्या, इसका साइन चेंज कर देंगे। किसका साइन चेंज करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं उनका साइन सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी का जस का तस वैसे ही डिक्टो लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका साइन चेंज करेंगे। तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू 2i है, तो इसका साइन चेंज करेंगे, ना कि 3 और 1 का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए का कॉन्जुगेट निकालें हम लोग, तो 1 माइनस का 2i, 3 वैसे ही लिखेंगे, और माइनस का 3i हो जाएगा 3i से, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, और 5 माइनस का 3i प्लस है यहाँ पे, इसलिए 5 माइनस प्लस का 3i हो गया, और 2 का 2 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, यहाँ 7 प्लस का 3i का 7 माइनस का 3i, यहाँ 2 प्लस का 5i का 2 माइनस का 5i, और 7 प्लस का 3i का 7 माइनस का 3i। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे और क्या होता है। और कुछ इसमें थ्योरम्स हैं जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के हैं। तो इफ़ ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट ए एंड बी कॉन्जुगेट ऑफ ए बी, देन क्या होगा, कॉन्जुगेट ए इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स के। अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये एक थ्योरम है। अगर हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए का एक बार और कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हमारा ए के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम लोग उसमें निकालते थे ए का डिटर्मिनेंट निकालते थे,
ट्रांसपोज निकाल देते, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल देते, वो ए के इक्वल आ जाता था। उसी प्रकार इसमें भी है, ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट निकालें तो वो ए का कॉन्जुगेट प्लस बी के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अगर तीसरे में कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है ए के साथ तो उसका होल कॉन्जुगेट और के उसका के कॉन्जुगेट और एक कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और ए बी का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट जो ए बी का डॉट प्रोडक्ट है उसका कॉन्जुगेट उसके ए के कॉन्जुगेट और बी के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जिसका उपयोग आप लोग कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें होगा। तो आगे देखते हैं क्या है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। आपने पढ़ा अभी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है। जैसे अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने पढ़ा उसी प्रकार से ये हमारा दूसरा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो क्या है द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट, यहाँ पे छूट गया था लिखने से, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें, द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए, अगर किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो कॉल द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई ए की पावर थीटा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, इस प्रकार से पढ़ेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये देखिए अगर हम लोग किसी भी कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालें तो हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए के बराबर होता है। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं तो देख लीजिए क्या है कि इफ़ ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी, देन हमारा पहला थ्योरम क्या कहता है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल होगा ए के। जैसे उसमें हम लोग ने पढ़ा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, अभी ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आता था ए के। उसी तरह से इसमें भी है कि ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमारा ए के बराबर आएगा। दूसरा थ्योरम क्या कहता है ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज जो है कॉन्जुगेट वो हमारा ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस के बी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बराबर होगा। और ए बी क्या है बीइंग सेम साइज़ के होंगे हमारे। और अगर के ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है तो के का कॉन्जुगेट और ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। और हमारा जो ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो हमारा बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये रिवर्सिबल लॉ की तरह दिया गया है हम लोग को। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग के डिफिनेशन में क्या बोला गया था, ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसका इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का। तो हमको अगर ए कोई दिया गया है मैट्रिक्स ए, इस प्रकार से अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज पहले निकालें, ट्रांसपोज क्या होगा इसके रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा 1 प्लस का 2i, 4 माइनस का 5i, 8, 2 माइनस का 3i, 5 प्लस का 6i, 7 प्लस का 8i, 3 प्लस का 4i, 6 माइनस का 7i, 7 से हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसी का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारा ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट में मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे निकालेंगे कि जो हमको कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो हमारे ये सब कॉम्प्लेक्स वैल्यू हैं इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो कैसे होगा 1 माइनस का 2i, 4 प्लस का 5i, यहाँ पे 8, 2 प्लस का 3i, 5 प्लस का सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 6i, 7 माइनस का 8i, 3 माइनस का 4i, 6 प्लस का 7i, यहाँ पे 7। ये हमारा इक्वल हो गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो हमारे साथ जुड़े। और आज जो हमारा ज़्यादातर डिफिनेशंस जो थी मैट्रिक्स के प्रकार थे वो कंप्लीट हो गए हैं और 1 2 3 और रह गए हैं, तो वो कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो
आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए छोटी वीडियो है। तो आज में बस इतना ही, धन्यवाद।